लव की घंटी 1। यू कांट डिसाइड व्हेन इट रिंग्स अ। यह उपन्यास श्री दीपक सत्य द्वारा लिखा गया है। अध्याय 26। सिग्नल कहीं और से आ रहा है। कुछ दिनों बाद 14 नवंबर 2013 की रात में देहरादून में अचानक हुई बारिश की वजह सर्दी जरा सी बढ़ गई थी। सुबह होने में अभी वक्त था, मगर राजू जाग चुका था। सुसु की वजह से जब उसकी गहरी नींद में विघ्न पड़ा तो उसे पता चला कि वो बबीता का एक प्यारा सा सपना देख रहा था। वो कितनी प्यारी है, ये पहला ख्याल राजू के दिमाग में आया। फिर इसी ख्याल से ख्यालों की एक श्रृंखला बनती चली गई, जिसके कारण वो चाहकर भी दोबारा सो न सका था। सो जा भाई, वरना सुबह कैसे उठेगा और कैसे पढ़ाई करेगा। थोड़ी देर बाद अपने माथे को थपथपाते हुए राजू खुद को बोला। उसकी मंशा बबीता को भूलकर सोने की थी। आज सुबह जो राजू के साथ हो रहा था वो पहली बार नहीं हो रहा था। बीते कई दिनों से यही सब उसके साथ हो रहा था। बीते कई दिनों से राजू ने बबीता का पागल आशिक की तरह पीछा करना छोड़ दिया था। अब वो हर वक्त उसी के बारे में भी नहीं सोचता था। ऐसा करने के पीछे मुख्य वजह उसकी सुनीता भाभी थी। लेक्चरर साहब ने तो सिर्फ राजू को नींद से जगाने का प्रयास किया था, मगर दर्शन भैया की मंगेतर सुनीता ने राजू को एहसास करवाया था कि वो उस मसीहा के किए एहसान को बेकार कर रहा था, जिसे राजू पर एहसास करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेक्चरर साहब की बातों से तो राजू को केवल शिक्षा की अहमियत पता चली थी, मगर सुनीता भाभी की बातें सुनकर उसे एहसास हुआ था कि उसकी तरक्की का एक सपना दर्शन भैया ने भी देखा है। दर्शन नामक उसके दूर के भैया ने बाकी रिश्तेदारों की तरह राजू में अवगुण नहीं देखे थे, बल्कि उसने राजू के केवल गुण देखे थे। इसके अलावा वो फालतू के उपदेश देकर चुप नहीं बैठा था, अपितु उसने तो राजू के जीवन को संवारने के वास्तविक प्रयास भी किए थे। यहाँ तक कि दर्शन ने राजू को टाइम टेबल तक बनाने में मदद की थी। राजू ने एक अनजान लड़की के लिए जगे एक तरफा प्यार के चक्कर में उस टाइम टेबल को बदल कर रख दिया था। राजू देख सकता था कि बदले हुए टाइम टेबल से न तो वो शारीरिक रूप से मजबूत बनेगा और न ही मानसिक रूप से। वो पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा, जिसका सीधा मतलब यह निकलता है कि वो कभी बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा। यानी राजू ने दर्शन के किए एहसानों को मिट्टी में मिला दिया था। नहीं, अब मैं पढ़ाई करूंगा, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, कहते हुए राजू खुद को सही राह पर चलने का आदेश दिया, जिसके बाद उसने बबीता के पीछे जाना छोड़ दिया। राजू फिर से पुराने टाइम टेबल के हिसाब से चलने लगा। एक बार फिर से राजू प्रतिदिन पढ़ाई, कमाई, योग, प्राणायाम, व्यायाम व सेल्फ टॉक के लिए वक्त निकालने लगा। फोकस राजू फोकस, कहते हुए राजू पूरी मेहनत से अपने सभी पुराने टास्क करने लगा, मगर अब उसके साथ एक ऐसी नई चीज होने लगी थी जो उसके फोकस को यदा कदा छू मंतर कर देती थी। जब तक टास्क चल रहा होता तब राजू का ध्यान टास्क पर भी होता, मगर जैसे ही टास्क पूरा होता और उसे फुर्सत के कुछ क्षण मिलते, तुरंत ही उसकी आंखों में बबीता का चेहरा उभर आता था। उसे बबीता का चेहरा एक ऐसी महान पेंटिंग नजर आती जिसकी डिटेल में वो खो सा जाता। फिर जैसे ही उसकी ख्याली दुनिया में थोड़ा सा वास्तविकता का खलल पड़ता तो वो ऐसे जागता मानो वो 20 साल से सो रहा हो। भाई बताएगा कि कितने पैसे हुए? ये कहकर अक्सर लड़के कैंटीन में खड़े खड़े सो रहे राजू को जगाते। राजू क्या कर रहा है? फोकस कर यार फोकस, वरना मालिक पैसे नहीं देंगे। ये कहकर राजू खुद को काम में दोबारा ध्यान लगाने को कहता। राजू, आज भी कोई प्रश्न नहीं है। हैरान होकर जब जब लेक्चरर पूछते तब तब राजू को याद आता कि वो सब्जेक्ट के बारे में सोचता सोचता बबीता के बारे में सोचने लगा था। मुझे बड़ा आदमी बनना है। भाई क्या कर रहा है? लड़की को भूल और पढ़ाई पर ध्यान दे। ऐसा कहकर राजू खुद को पुनः एकाग्र करके पढ़ाई पर ध्यान देने लगता। यही उसकी नई जीवन शैली बन गई थी। काम या पढ़ाई जैसे किसी टास्क करने के बाद दुनियादारी को पूरी तरह भूलकर बबीता को याद करने लगना। थोड़ी देर बाद मन में फोकस फोकस चिल्लाकर खुद को जगाना और दोबारा किसी नए टास्क को करने लगाना। जब वो टास्क भी पूरा हो जाता तो दोबारा दुनियादारी भूलकर सपनों की दुनिया में बबीता के संग घूमने चले जाना।
पूरा प्रयास करने के बाद भी राजू अपनी आंखों को अपने काबू में नहीं रख पाता था। उसकी आंखें बबीता को तलाशती हुई उसकी गर्दन को अक्सर दाएं बाएं घुमाती रहती थी। वो वहां भी बबीता को तलाशता था जहां बबीता के होने का कोई चांस नहीं था। राजू के यूनिवर्सिटी वाले नए दोस्तों ने, लेक्चरर्स ने, सुनीता ने, कैंटीन के मालिक ने, साथी कर्मचारियों ने तथा प्रशांत ने नोटिस किया कि राजू भरसक प्रयास करने के बाद भी काम व पढ़ाई पर पूरी तरह फोकस नहीं कर पा रहा था। उसके प्रयास प्रबल होते थे, बावजूद इसके वो हर थोड़ी देर बाद ख्यालों की दुनिया में पहुंच जाता था। बीते कई दिनों से राजू न तो बबीता वाले बस स्टॉप पर गया था और न ही उसने यूनिवर्सिटी में उसे खोजा था। बबीता का भी कैंटीन में आना नहीं हुआ था, इसलिए राजू का अंतर्मन बबीता को देखने के लिए आतुर था। कोई और राजू की इस स्थिति को भले ही न समझता, मगर प्रशांत अच्छे से समझता था। राजू बीते कई दिनों से जो महसूस कर रहा था वो प्रशांत बीते 3.5 साल से महसूस कर रहा था। भुगतभोगी होने के कारण उसे राजू पर तरस भी आया तथा कई बार उसका मन राजू को ढांढस बंधाने को भी आतुर हुआ, लेकिन हर बार वो ये सोचकर रुक जाता कि यदि राजू के प्रयास सफल हो गए तो बबीता के घरवाले शबनम की तरह ही बबीता की पढ़ाई बंद करवा देंगे। अतः राजू अकेला अपने गम को झेल रहा था। अपने गम को झेलते हुए राजू को लगातार खुद को प्रेरित भी करना पड़ रहा था। इतिहास गवाह है कि ऐसी स्थिति में मजबूत से मजबूत इंसान भी टूट जाता है और नशे का सहारा लेने लगता है। 1-2 बार राजू का मन भी नशे की मदद लेने को हुआ था, मगर पिताजी को दिए वचन के चलते उसने खुद को रोक लिया था। 21 नवंबर 2013 रात के 11 बजे थे जब परेशान राजू के आशिक मन में एक सुविचार कौंधा। दिन में एक बार अपने प्यार को जी भर कर देखने में कोई हर्ज नहीं है। मन में कोई लालसा लिए बगैर उसे ऐसे देखो जैसे आखिरी बार देख रहे हो। तुम्हें अच्छा भी लगेगा और अपने कामों पर ध्यान भी लगेगा। जब धीरे धीरे जीवन सामने होने लगेगा तब यकीनन धीरे धीरे बबीता को देखने की आदत भी छूट जाएगी। आखिर एक तरफा प्यार ही तो है, ज्यादा गहराई में थोड़े न उतरा है, जो जान लेकर ही छूटेगा। अपनी बनाई मर्यादा की दीवार में सेंध लगाता ये सुविचार राजू को राहत दे गया। मात्र 10 मिनट में उसे नींद आ गई। हालांकि नाश्ता तो उसने अगली सुबह भी नहीं किया, मगर उस सुबह वो परेशान बिल्कुल नहीं था। उल्टा वो आशिक अपने प्यार को देखने को लालायत था। जिस क्षण वो बस स्टॉप पर पहुंचा उस वक्त बबीता उसी दिशा में देख रही थी। राजू को लगा कि वो उसे ही देख रही है। राजू को बबीता को यूं देखना बेहद अच्छा लगा। वो बेहद प्यारी जो लग रही थी। ये पहला मौका था जब राजू ने बबीता को यूं सामने से देखा था। तुरंत ही राजू के दिमाग में बेशर्म फिल्म का गाना लव की घंटी बजने लगा। राजू नहीं जानता था कि संगीतकार ने इस गाने की धुन को विदेश के एक फेमस गाने से चुराया था। 19वीं शताब्दी में जब इटलीवासी विरोध प्रदर्शन करते थे तब उन्होंने बेला चाओ नाम का गाना गाया था। बेला चाओ नामक लोकगीत धीरे धीरे इतना मशहूर हो गया कि इटलीवासियों ने नाजियों से मुक्ति मिलने पर इसे अनेकों बार गाया था। समय के साथ बेला चाओ के साथ भी वही हुआ जो अक्सर ओरिजिनल संगीत के साथ होता है। बेला चाओ इटली की सरहदों से निकलकर जमाने पर छा गया। इस तरह बेला चाओ भारत के किसी संगीतकार के पास पहुंच गया। फिर वही हुआ जो अक्सर भारत के महान संगीतकार विदेशी संगीत के साथ करते हैं। उसने बेला चाओ को लव की घंटी बना दिया, जिसका अर्थ है प्यार का इशारा। लव की घंटी गाने को गुनगुनाते हुए करोड़ों भारतीयों को बेला चाओ का तो नहीं पता था, मगर वे बेला चाओ के असर को महसूस कर पा रहे थे। यही वजह थी जब राजू ने अपनी प्रियतमा को पहली बार सामने से देखा तो उनके अंतर्मन ने लव की घंटी वाला गीत गाया। जी हाँ, राजू के एक तरफा प्यार से भरे मन को पहली बार बबीता की तरफ से प्यार का इशारा मिला था। हालांकि राजू को यकीन था कि यह वास्तव में कोई इशारा नहीं था, यह महज एक तुक्का था जो उस दिन उस समय पर बबीता ने राजू को देखा था। बावजूद इसके आशिक का मन इस तुक्के के लगने से खुश था। यह ऐसा है जैसे रेगिस्तान में भटकते व्यक्ति को पता होता है कि सामने जो दिख रहा है वो पानी नहीं है, मगर फिर भी वो उस पानी समझकर खुश होता है। जी हाँ, ये भी हमारे नर्वस सिस्टम का बनाया डिफेंस मैकेनिज्म है।
ताकि हमारा सिस्टम कोलैप्स होने से बच जाए। राजू ने महसूस किया कि वो क्या मिस कर रहा था। बस फिर क्या था, राजू फिर से प्रतिदिन बस स्टॉप पर जाने लगा। उसने एक नया टाइम टेबल बनाया जिसके मुताबिक वो प्रतिदिन बबीता को मन भर जाने तक देखने के बाद अपने कामों पर लग जाएगा। हालांकि वो अभी भी बबीता के बाल देख पाता था क्योंकि वो बस स्टॉप बबीता के पीछे ही खड़ा होता था, मगर वो इसी बात से खुश था कि वो बबीता के आसपास है। जब बबीता किसी से बात करती तो उस दिन उसे लॉटरी लगने जैसा एहसास होता क्योंकि इसी बहाने उसे बबीता की आवाज़ सुनाई दे जाती थी। उसका यह आइडिया भी काम कर गया और उसकी नई दिनचर्या भी रंग लाने लगी। थोड़े ही वक्त में राजू ने महसूस किया कि वो सेटल होने लगा था। वो दोबारा से काम व पढ़ाई पर ध्यान देने लगा था। हर सुबह के 15 मिनट उसे वो ऑक्सीजन देने थे जिसकी बदौलत उसका पूरा दिन बीता था। सुनीता को लेक्चरर्स ने राजू की नई प्रोग्रेस रिपोर्ट दी जिससे सुनीता को राहत मिली। राजू का पीछा करते हुए प्रशांत को भी राजू का नया रूटीन देखकर राहत मिली, इसलिए उसने भी निश्चिंत होकर राजू का पीछा करना छोड़ दिया। कहा जाए तो मामला शांत हो चुका था, बस राजू के मन में रह रहकर काश शब्द से शुरू होने वाले वे सारे वाक्य आते रहते थे जो उसे व्यथित करते रहते थे। राजू इस सच से अनजान था कि उसके मन में आने वाले ये विचार सिर्फ उसकी निजी इच्छाओं की वजह से नहीं आ रहे थे। वास्तविकता ये थी कि बबीता के मन में उभरने वाले एहसास ही विचार बनकर राजू के मस्तिष्क तक पहुंच रहे थे। अर्थात राजू का दिमाग वो रिसीवर था जो बबीता के भेजे मानसिक सिग्नल पकड़ रहा था। सरल शब्दों में कहें तो बबीता अपने मन के मोबाइल से राजू को लगातार मिस कॉल्स दे रही थी। जी हाँ, बबीता को प्यार होने लगा था। जब से राजू ने बस स्टॉप पर आना छोड़ दिया था तब से वो उसे बेहद मिस करने लगी थी। उसके मन में जो कुछ पनप रहा था वो प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। आज फिर नहीं आया, कहाँ रह गया? उसकी तबीयत तो ठीक होगी ना? कहीं उसका मन किसी और पर तो नहीं आ गया? कैंटीन जाकर देख आऊं क्या? हाँ, यही ठीक है, एक बार देख आती हूँ। 1 मिनट रुक, अगर वहाँ मुझे वो किसी और की आंखों में डूबा हुआ मिला तो? नहीं नहीं, इससे अच्छा तो ना ही दिखे, मगर एक बार देखने में क्या हर्ज है, कम से कम उसकी तबीयत का तो पता चल ही जाएगा। शट अप बबीता, तू ये क्या सोचती रहती है, चुपचाप पढ़ाई कर। ये ऐसे विचार थे जो लगातार बबीता के दिमाग में आकर उसे तंग कर रहे थे। इन्हीं विचारों की एक एक कॉपी मानसिक तरंग बनकर वायुमंडल में जा रही थी जिसे राजू का मस्तिष्क कैच कर रहा था। लंबे ब्रेक के बाद जब राजू दोबारा बस स्टॉप पहुंचा था तब उसे लगा था कि बबीता उसे देख रही है। दरअसल उस दिन बबीता वास्तव में उसे देख रही थी। उस दिन बबीता ने जीवन में पहली बार किसी लड़के को यूं देखा था। ये बबीता का मन ही जानता है कि उस दिन उसने कितनी मुश्किल से खुद को राजू का हालचाल पूछने से रोका था। उसे यही लगा था कि राजू की तबीयत खराब होगी, तभी तो वो अब बस स्टॉप पर नहीं आता था। राजू को भला चंगा पाकर बबीता को राहत तो मिली थी, मगर उस दिन से उसे राजू के दब्बूपन से चिढ़ भी होने लगी थी। वो राजू से बात करना चाह रही थी। वो प्रतिदिन दुआ करने लगी कि आज तो राजू उससे बात करने की हिम्मत जुटा ले। उसे प्रतिदिन यही लगता था कि आज तो राजू उससे बात कर ही लेगा, मगर दिसंबर आने पर भी राजू उससे बात न कर सका था। बबीता इस सच से अनजान थी कि अब राजू का उससे बात करने का कोई इरादा नहीं था। वो तो बबीता नामक सुंदर सपने को हर रोज हकीकत में देखकर खुश था। इसके अलावा वो खुद को बबीता के मोह जाल से निकालने के प्रयास भी करने लगा था। इधर राजू खुद को बबीता से दूर करने के प्रयास करता रहा, उधर बबीता दुआ करते हुए राजू को अपने पास बुलाती रही। परिणामस्वरूप राजू का दिमाग उसके साथ अजीबोगरीब खेल खेलने लगा। कभी उसे लगता कि मुझे बबीता बिल्कुल भी याद नहीं, मगर आधे घंटे बाद उसे लगता कि मुझे बबीता से अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। मुझे उससे प्यार है, मैं बिना प्रयास किए उसे कैसे जाने दे सकता हूँ। जब कभी भी राजू का दिमाग हद से ज्यादा बगावत कर देता था तब वो खुद को उस अनजान लड़के की कही बात याद दिलाता जिसने उसका कष्ट समझकर एडवाइस दी थी। तो पढ़ाई पर ध्यान दे, कुछ बन जा। फिर लड़की के खानदान की आंखों में आंखें डालकर लड़की का हाथ मांग।
ये याद आते ही राजू को अपनी निम्न औकात भी समझ आती तथा वो खुद को ऊंचा उठाने के लिए सबसे ज़रूरी कदम भी उठाने लगता, अर्थात वो पढ़ाई करने लगता। मगर थोड़ी ही देर बाद फिर से उसे बबीता का ख्याल सताने लगता।